एवरीवन, दिस इज मोनिका दुआ, योर ज्योग्राफी फैकल्टी। कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीवन इज टोटली फाइन। तो आई होप आप लोगों के एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, बोर्ड्स एक प्रिपरेशन और एज वेल एज सीयूईटी प्रिपरेशन, दोनों ही आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब तो आपकी एग्जाम डेट्स भी आ चुकी हैं, तो आई गेस आप लोगों ने अपनी थोड़ी सी रिवीजन मोड को फास्ट भी कर दिया होगा। क्लियर? तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग करने वाले हैं रिवीजन टेस्ट। कौन सा रिवीजन टेस्ट हम लोग करने वाले हैं? जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है। कौन सा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है? माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अच्छा गाइस, मैं ना आप लोगों के कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी, तो बहुत सारे बच्चों ने ना कमेंट्स किए हुए थे कि मैम रिवीजन टेस्ट आप इस तरीके से बनाना जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन बना सकता है या पूछ सकता है। ठीक है, तो आई गेस अभी तक जो है ये बच्चों के कमेंट्स जो है वो तब से है जब अभी उन्होंने मतलब वो रिवीजन टेस्ट हमारा अपलोड नहीं हुआ था। तो अब आई गेस अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने वो रिवीजन टेस्ट देखा भी होगा, चैप्टर 1 का जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हमारा हमारा जो रिवीजन टेस्ट था। तो आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने अगर वो टेस्ट देखा है तो कैसा लगा आपको वो टेस्ट, प्लस आपको क्लास कैसी लगती है, थोड़ा सा वो भी बताया करो, सो दैट कि हम लोग भी मोटिवेट हो सके। और कुछ भी अगर सजेशन हो तो वो सजेशन भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाला करो। ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे से बात की थी कि मैम हिंदी में भी जो है क्वेश्चन लेकर आइए, तो चलिए मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से कि हिंदी में भी जो है आपके लिए मैं कुछ कंटेंट ला सकूं। क्लियर? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरीके के भी आप सजेशन मुझे देना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, प्लस क्लासेस आपको कैसी लगती है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपके कॉमेंट्स को थॉरोली रीड करती हूँ। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग अपना जो है सेकेंड चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, उसी का ही आज हम प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम लोग किस किस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे? तो इस प्रैक्टिस टेस्ट में देखो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक क्वेश्चंस की। किसकी बात करने वाले हैं? स्टैटिक क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक होंगे, कुछ हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एंड एट द एंड हमारा क्या होगा? कंक्लूजन होगा। तो मेरी ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मुझे खुद ही बोला था कि मैम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन डालना, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन डालना, स्टैटिक तो डलेंगे ही डलेंगे क्योंकि ज्योग्राफी है। इसके अलावा भी अगर आप किसी और तरीके का क्वेश्चन चाहते हैं, इसके अलावा भी अगर आप किसी और तरीके का क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उस तरीके के क्वेश्चंस को भी ऐड ऑन करूंगी। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का चैप्टर, आज की रिवीजन। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गिरमिट एक्ट? जो गिरमिट एक्ट आया था, क्या था गिरमिट एक्ट? अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी जब आप इसका आंसर दे दोगे तब। ठीक है, तो जो गिरमिट एक्ट आया था उसका दूसरा नाम क्या था? इंडियन माइग्रेशन एक्ट, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, इंडियन माइग्रेंट्स एक्ट या इंडियन इमिग्रेशन एक्ट? आपको याद है ना, मैंने आपको इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस बताया था, पता होगा ना आपको? क्लियर? ये तो आपको पता ही होगा। फिलहाल आप मुझे बताइए कि जो गिरमिट एक्ट आया था, जिस एक्ट के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स हम इंडियंस को लेकर जाते थे, ठीक है, बाकी आइलैंड्स में एज अ प्लांटेशन वर्कर्स बनाकर, तो वो कौन से एक्ट के थ्रू लेकर जाते थे? गिरमिट एक्ट के थ्रू लेकर जाते थे। तो उस गिरमिट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए, इंडियन माइग्रेशन एक्ट, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, इंडियन माइग्रेंट्स एक्ट या इंडियन इमिग्रेशन है? वो इमिग्रेशन है, ये इमिग्रेशन है। तो फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए? बताइए फटाफट से, मुझे क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? बताइए सभी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हमारा जो गिरमिट एक्ट आया था उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? गिरमिट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गिरमिट एक्ट? गिरमिट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? बताइए मुझे, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? वेल, वी सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन इमिग्रेशन एक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, देखो यहाँ पे आपको हम लोगों ने बात करी थी इंडियन डायस्पोरा के बारे में, बात करी थी ना?
किसके बारे में बात करी थी? इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात की थी। याद है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि रिवीजन का मतलब तो यही होता है ना कि साथ साथ हम लोग रिवाइज भी करते चले। क्लियर? रिवीजन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है साथ साथ रिवाइज भी करते चले। ठीक है, तो हमने बात करी थी इंडियन डायस्पोरा की फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव। इसकी बात करी थी हम लोगों ने बात करी थी फर्स्ट वेव में जो है मेनली इंडेंचर्ड लेबरर जो थे। कौन? इंडेंचर्ड लेबरर जो है वो गए थे। ठीक है, उनको लेकर जाया गया था। और ये जो इंडेंचर्ड लेबरर गए थे, ठीक है, ये जो इंडेंचर्ड लेबरर गए थे, ये कौन से एक्ट के थ्रू गए थे? ये गए थे गिरमिट एक्ट के थ्रू। किस एक्ट के थ्रू गए थे? गिरमिट एक्ट के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना, गिरमिट का मतलब भी एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। और ये क्या बनकर गए थे? प्लांटेशन वर्कर्स। क्या बनकर गए थे? प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर मतलब कि प्लांटेशंस में काम करने के लिए ये लोग गए थे। क्लियर? यहां तक समझ आया? सेकेंड जो वेव थी, सेकेंड वेव में बेसिकली, और ये लोग गए कहां पर थे? तो मैंने आपको बताया भी था, मैं आपने भी बताया था, मॉरिशस, कैरिबल, ठीक है, आइलैंड हो गया आपका, और भी आपका फिजी, सूरीनामा, ये जो आइलैंड्स है, इन आइलैंड्स में ब्रिटिशर्स ने इनको भेजा था। क्लियर? उसके बाद जो सेकेंड वेव थी, सेकेंड वेव में मेनली आपके कौन कौन गए थे? आर्टिसंस गए थे। ठीक है, उसके अलावा और कौन गए थे? आपके फैक्ट्री वर्कर्स गए थे। बताया था ना आपको मैंने, कौन गए थे? फैक्ट्री वर्कर्स गए थे। क्लियर? ये सब गए थे। ठीक है, और कुछ सेमी स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी गए थे। सेमी स्किल्ड मतलब हाईली प्रोफिशिएंट नहीं, जो थोड़े बहुत जिनको स्किल, जैसे कारपेंटर हो गया, ठीक है, वुड का काम आता है, किसी और चीज का काम आता है, तो इस तरीके की। और जो थर्ड वेव थी आपकी, याद होगा, थर्ड वेव में भी मैंने आपको बताया था, इसमें आपके हाईली जो स्किल्ड पर्सन थे वो लोग गए थे। कौन गए थे? हाईली स्किल्ड पर्सन। ठीक है, हाईली स्किल्ड पर्सन में आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए, ठीक है, और आपके कंसल्टेंट्स आ गए, मीडिया पर्सन आ गए, ये सब गए थे। क्लियर? यहां पर ये लोग जो गए थे, ये कहां पर गए थे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, लाइक मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। और यहां पर जो ये हाईली स्किल्ड पर्सन गए थे, ये डेवलप्ड कंट्रीज में गए थे। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक डेवलप्ड कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो लाइक आपका यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रीज में गए थे। क्लियर? ये कॉलोनियल टाइम का पीरियड था, जिस टाइम पे इंडिया कॉलोनी रहा है। ये 70s के आसपास का टाइम है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 80s के बाद का टाइम है। क्लियर? तो ये इंडियन डायस्पोरा एक बार दोबारा से मैंने आपको रिवाइज करा दिया, क्योंकि रिवीजन टेस्ट का मतलब ही यही है, क्वेश्चन के साथ साथ उसके टॉपिक को भी साथ साथ रिवाइज करते चले। क्लियर? तो आई गेस यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं, तो आपको इसका आंसर समझ आ गया। इसका आंसर क्या है? इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What kind of people, अरे ये तो फिर आप बता ही दोगे, What kind of people ventured in थर्ड वेव ऑफ डायस्पोरा? जो थर्ड वेव ऑफ डायस्पोरा आई थी, उसमें किस तरीके के जो लोग हैं वो गए थे? फर्स्ट इंडेंचर्ड लेबरर गए थे, सेकंड वर्कर्स गए थे, थर्ड आर्टिशियंस गए थे, फोर्थ स्किल्ड प्रोफेशनल्स गए थे। अब तो आप बता ही सकते हो, पीछे मैंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना के आपको बताया है कि थर्ड वेव जो आई थी, ठीक है, डायस्पोरा की, माइग्रेशन की, उसमें जो है किस तरीके के लोग जो है वो गए थे? इंडेंचर्ड लेबरर गए थे, वर्कर्स गए थे, आर्टिशियंस गए थे, या स्किल्ड प्रोफेशनल्स गए थे? बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? कौन गए थे बताइए मुझे? इंडेंचर्ड लेबरर, वर्कर्स, आर्टिशियंस या स्किल्ड प्रोफेशनल्स? तो थर्ड जो आपकी वेव है, बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक? बहुत इजी है, अभी आपको बताया था स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका जाएगा स्किल्ड प्रोफेशनल। थर्ड वेव में कौन गए थे? स्किल्ड प्रोफेशनल। स्किल्ड प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं तो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, आपके मीडिया पर्सन्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो है आपके कंसल्टेंट्स हो गए, ठीक है, ये सब गए थे। और ये सब गए भी कहां पर थे? कौन सी कंट्रीज में गए थे? डेवलप्ड कंट्रीज में गए थे। कहां पर गए थे? डेवलप्ड कंट्रीज में गए थे। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ आ गया आप सभी को? सब कहां पर गए थे? डेवलप्ड कंट्रीज में गए थे। और अगर मैं बात करूं आर्टिशियंस और वर्कर्स की, तो ये आपके कहां गए थे? सेकेंड वेव में गए थे। और सेकेंड वेव में ये कहां पर गए थे? सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। सेंट्रल एंड साउथ
ईस्ट एशियन कंट्रीज में, क्लियर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गए थे ये, क्लियर। और इसमें अगर मैं बात करूं किसकी, इंडेंजर्ड लेबरर, ये आपके फर्स्ट वेव में गए थे और ये मेनली कहां पर गए थे, आइलैंड्स में गए थे। कहां गए थे, आइलैंड्स में। कौन कौन से आइलैंड, जैसे मॉरिशस हो गया, ठीक है, आपका कैरिबियन सी आइलैंड हो गया, क्लियर, और आपका जैसे ये फिजी, सूरीनामा, इन सारी जगहों पे, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्किल्ड प्रोफेशनल। समझ आ गया ना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल वर रिपोर्टेड एज माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। जो लास्ट रेजिडेंस होता है, मैंने आपको ना देखो इसका डिस्क्रिप्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था कि लाइफ टाइम माइग्रेंट कौन होते हैं और माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस कौन होते हैं। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन वाले चैप्टर, डिस्क्रिप्शन वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से बताया था। क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल, कितने परसेंटेज जो लोग हैं वो सेंसस 2011, यहां पे मैं डाल देती हूं 2011 सेंसस। वैसे तो मैं बार बार आपको इस चैप्टर में बता ही रही हूं, इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही आपसे डेटा पूछा जाएगा। रीजन, अभी तक हमारी 21 की सेंसस नहीं हुई है और आपको मैंने ये भी बताया था अब जो सेंसस हमारी होनी है 23-24 में होनी है, वो 16th नंबर की सेंसस होनी है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सेंसस होनी है ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगी इंडिया की, क्लियर। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो हम देते रहते हैं, पता होना चाहिए ना आपको। क्वेश्चन मेरा ये है कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो है कितने लोग जो है, परसेंटेज जो है पीपल है जो प्लेस ऑफ माइग्रेंट्स रहे लास्ट रेजिडेंस से, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है जैसे जिस टाइम पे उनकी पॉपुलेशन काउंटिंग जहां पर हो रही है वो उस जगह पे पिछले 1 साल से ही रह रहे हैं, ज्यादा टाइम से नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट रेजिडेंस के बेस पर उनकी पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है, तो आपको बताना है वो कितने परसेंट लोग हैं। 31% लोग, ठीक है, 32% लोग, 37% लोग और 38% लोग। बताइए भाई, लास्ट रेजिडेंस, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, बताइए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है 1% भी, तो आप उस दोबारा से देख लेना। वैसे अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे इसके, तो मैं आपको और अच्छे से ये क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो बताइए क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 31%, 32%, 37% और 38%। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए कि माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। तो बहुत ही इजी है और मैंने आपको एक चीज बोली भी है, चाहे पॉपुलेशन वाला चैप्टर हो, चाहे ये चैप्टर हो, चाहे आपका भी कितने भी आपके ज्योग्राफी के चैप्टर हो, एक बात आप ध्यान रखना, जितनी भी स्टेटिक डेटाज है जो इंपॉर्टेंट है, सारों की बात नहीं कर रही हूं, बट वो इंपॉर्टेंट डेटाज आप याद कर लेना। मैं बार बार आपको बोल रही हूं, रीजन ये है क्योंकि यार वो डेटाज इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करके चलेगा कि एज अ 12th क्लास ज्योग्राफी स्टूडेंट ये कुछ बेसिक डेटाज है जो आपको याद होने ही होने चाहिए, क्लियर। तो बताइए आप लोग क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वेल, द करेक्ट आंसर इज 37%। इस टाइम पर जो है कितने जो पीपल हैं वो माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस है, दैट इज 37%। बताया था ना मैंने आपको, कितना है वो 37%, क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक बार आपको क्लियर कर दूं मैं अच्छे से कि पीपल बाय लास्ट रेजिडेंस ये क्या होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा बता देती हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टिल बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो लेट्स रिकॉल वंस, एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन टेस्ट है। रिवीजन टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो, क्लियर। तो चलिए, मैंने आपको बताया था एक तो होता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, एक आपका क्या होता है प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ होता है। फिर मैंने आपको बताया था एक होता है आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहां पे भी आप रह रहे हैं, ठीक है, और एक होता है आपका प्लेस ऑफ एनुमरेशन। क्या होता है, एनुमरेशन, क्लियर। तो अब ये क्या होता है, ये तो वो है जहां पे आप पैदा हुए हैं, ठीक है। और आपको याद है मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट जो मेजर मॉडिफिकेशन की गई थी वो हमारे इंडियन सेंसस में जब हुई थी, तो उसमें प्लेस ऑफ बर्थ को एड ऑन किया गया था रूरल और अर्बन स्टेटस का, याद है 1961 में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो प्लेस ऑफ बर्थ में तो आपसे ये पूछेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए हैं और वो रूरल एरिया है या
अर्बन एरिया है, उसमें आपका रूरल और अर्बन स्टेटस पूछते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस जैसे होता है आपका जहां पे आप रह रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जन्म जो है हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसमें ना, एग्जाम्पल से करेंगे। मान लीजिए आपका बर्थ ऑफ जो प्लेस है वो क्या है, कोई भी स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका बर्थ ऑफ प्लेस जो है फॉर एग्जाम्पल बिहार है, बिहार लिख दिया मैंने, सॉरी। क्या है आपका बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, सॉरी, क्या है आपका बिहार है, ठीक है। अब आप जो है रह रहे हो इस टाइम पे दिल्ली में, कहां पर रह रहे हो, दिल्ली में, ठीक है। आप लोग बिहार से थे, बिहार से आप लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की वजह से, ठीक है। कुछ भी हायर फर्दर स्टडीज करने के लिए, जॉब के पर्सपेक्टिव से आपने बहुत पहले जॉब स्टार्ट कर दी, अब आप एक लंबे टाइम से कहां रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहलाओगे, ऐसी कंडीशन में आप कहलाओगे, क्लियर, लाइफ टाइम माइग्रेंट्स। क्या कहलाओगे आप, लाइफ टाइम माइग्रेंट्स, क्लियर, यहां तक समझ आया। ऐसी कंडीशन में आप क्या कहलाएंगे, लाइफ टाइम माइग्रेंट्स, ठीक है। बिहार में आपका जन्म हुआ है, रहे आप दिल्ली में रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहलाओगे, लाइफ टाइम माइग्रेंट। लेकिन अब आप पिछले एक उससे साल से जो है मान लीजिए सूरत रह रहे हैं, कहां पर रह रहे हैं, सूरत, ठीक है। और यहां पर आपकी क्या हो रही है, पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है। एनुमरेशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन काउंटिंग प्लेस। एनुमरेशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन काउंटिंग प्लेस, ठीक है, पॉपुलेशन काउंटिंग प्लेस, क्लियर। वो अब आपका क्या है, सूरत। तो अब आपसे यहां पे क्या पूछेगा, अब आपसे यहां पर ये पूछेगा कि सूरत आप यहां पे रह रहे हो, यहां पे आप पिछले एक साल से रह रहे हो, तो आपका लास्ट रेजिडेंस, तो दिल्ली आपका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। दिल्ली आपका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। और आप क्या कहलाओगे, माइग्रेंट्स बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, कि अब माइग्रेंट हो गए हो बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर। इस कंडीशन में आप कहलाओगे लाइफ टाइम माइग्रेंट। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि आप हो बिहार से, आप रह रहे थे दिल्ली में, लेकिन आपकी पॉपुलेशन काउंटिंग जो हुई है वो कहां पर हुई है, वो आपकी हुई है किसी और जगह पर, ठीक है। तो जिस जगह पर आप बहुत टाइम से रह रहे थे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। तो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस का अगर हम देखेंगे तो वो अभी परसेंटेज कितना है हमारा, 37%। आई गेस अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, What is the main reason of migration in women? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो मैंने इजी डाल दिया बहुत ज्यादा। बताओ भाई, वुमेन्स में माइग्रेशन का जो है मेन रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ माइग्रेशन इन विमेन, वुमेन्स में माइग्रेशन क्यों होता है, ठीक है। तो बताइए, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से होता है, मैरिज पर्सपेक्टिव से होता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स पर्सपेक्टिव से होता है, वर्क कल्चर के पर्सपेक्टिव से होता है। बहुत ही इजी है ये तो, आप बिल्कुल बिना देखे ही आंसर कर सकते हो, यू नो, बहुत ही इजी है। इसके तो आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में आने चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर, कि मेन रीजन फॉर ऑफ माइग्रेशन फॉर विमेन, विमेन्स क्यों माइग्रेट करती है। तो चाहे रूरल टू रूरल एरिया हो, चाहे रूरल टू अर्बन एरिया हो, विमेन्स जो माइग्रेट करती हैं वो किस रीजन से करती है, देयर इज वन रीजन, दैट इज मैरिज। अब आप ये मत कहना कि मैडम और किसी वजह से नहीं करती है, करती हैं, बट जो सबसे मेजर पार्ट होता है, जो रीजन सबसे ज्यादा प्रिविलेंट रहता है, वो आपका क्या रहता है, मैरिज रहता है। ये आप ध्यान रखना, क्लियर। वैसे मैंने आपको बताया भी था ना, मैरिज की वजह से अप्रोक्सीमेटली 67% जो विमेन्स होती है वो माइग्रेट करती है, वेदर इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो। इंटर और इंट्रा में चाहे रूरल टू रूरल हो, चाहे रूरल टू अर्बन हो, विमेन्स का परसेंटेज ज्यादा रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री फ्रॉम विच मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। देखो, आपको मैंने बताया था हमारे इंडिया की 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 5 बिलियन पीपल जो है वो माइग्रेट हुए हैं और इमिग्रेट हुए हैं, IMM है ना, यानी इन हुए हैं। आपको याद है ना, मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि ई का मतलब होता है एग्जिट, मतलब इंडिया से गए हैं, और आई का मतलब होता है इन मतलब इंडिया में आए हैं। तो कितने पीपल आए हैं इंडिया में, 5 मिलियन पीपल। अब उस 5 मिलियन पीपल में
ज्यादातर जो लोग रहे हैं वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के रहे हैं, आई गेस 88.9% मैंने आपको बताया था, है ना। ठीक है, अब आपको उसमें भी ये बताना है कि उसमें भी नेबरिंग कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो कौन सी कंट्री का रहा है, नेपाल का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का या भूटान का। तो बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैंने बहुत बार आपको बोला भी था कि इसको आप कर लेना, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा लोग जो हैं हमारे इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं। टेल मी, बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर से सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं। नेम द कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। बताइए क्या लगता है आपको, बहुत ही इजी है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाने चाहिए। देखो गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, रिवीजन टेस्ट का मतलब यही है कि आप रिवीजन में बार बार जो भी स्टैटिक चीजें हैं या जो भी फैक्चुअल चीजें हैं या जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनको आप बार बार रिवाइज करो। दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ रिवीजन टेस्ट। वरना तो क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, खत्म, फायदा क्या होगा, कोई फायदा होगा ऐसे रिवीजन टेस्ट का, कोई फायदा नहीं है, यही मतलब है। तो इसलिए अगर भी अभी भी आपको बार बार लग रहा है कोई एक आध ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई डाउट है, तो आप प्लीज जो भी हमारे इसके डिस्क्रिप्शन लेक्चर हमने अपलोड किए हैं उनको आप बार बार देखो, रिपीटेडली देखो, 2x2 स्पीड पर देखो, आप उनको बार बार देखो। रीजन, जितना कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रख लोगे ना उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। क्लियर? तो बताइए जरा क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेल द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। जरा इससे रिलेटेड थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 51.7% के आसपास था। ये डेटा एक बार देख लेना, 51.7 ही था ना, ठीक है, इतने परसेंट थे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड नंबर था वो था आपका पाकिस्तान का। सेकेंड नंबर आपका किसका था, पाकिस्तान का। और फिर थर्ड नंबर आपका था नेपाल का। ऐसा ही कुछ था, मैंने आपको बताया था। क्लियर? और मैंने आपको ये भी बताया था 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने पीपल जो है 5 मिलियन पीपल केम टू इंडिया, माइग्रेट हुए हैं। 5 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया। कितने लोग हमारे इंडिया में आए हैं, 5 मिलियन पीपल माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, यानी 100%। और 5 मिलियन में से भी 88.9% पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। हमारे इंडिया में कहां से आए हैं, नेबरिंग कंट्री से आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो आपका पोर्शन है वो किसका है, बांग्लादेश का है, नेबरिंग कंट्रीज। और बांग्लादेश का क्यों है, बांग्लादेश का रीजन है सिक्योरिटी कंसर्न। किस वजह से आए हैं, सिक्योरिटी कंसर्न से आए हैं। नेपाल से हमारे इंडिया में आए हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज के पर्पज से। किस, वर्क अपॉर्चुनिटीज के पर्पज से आए हैं लोग। देखो ये चीज है ना आपके बुक में नहीं दी हुई है कि बांग्लादेश से लोग क्यों आए हैं, नेपाल से लोग क्यों आए हैं, पाकिस्तान से क्यों आए हैं, बट द थिंग इज दिस, आपको याद होनी चाहिए। द थिंग इज दिस, आपको याद होना चाहिए। तो बांग्लादेश फर्स्ट था, सेकंड आई गेस आपका नेपाल था, थर्ड आपका पाकिस्तान था, है ना, ऐसे ही कुछ था। तो आप एक बार उसको देख लेना। क्लियर? समझ आ रही है बात? तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक डेटा बताया है, इसको आप ध्यान रखना। क्लियर? समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। Which state occupied first place in migrants? कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा लोग आए हैं इंडिया में, माइग्रेंट आए हैं? कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा लोग आए हैं, माइग्रेंट आए हैं? बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है। मैंने आपको स्पेशली बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के क्लास का। ठीक है, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर। रीजन ये है, आए तो इन सब में है, दिल्ली में आए हैं क्योंकि दिल्ली में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। पंजाब का देखेंगे तो आपका एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। गुजरात का अगर आप देखोगे तो बिजनेस हो गया। महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गया। तो बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया है, जिसने एज अ माइग्रेंट्स लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है। विच इज द फर्स्ट प्लेस? क्या लगता है आपको कौन सा सबसे पहला ऐसा स्टेट है? बताइए, ऐसा नंबर पर पहला स्टेट है, मतलब पहला नंबर पर स्टेट है वो। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। बताइए क्या लगता है आपको, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। क्या लगता है बताइए फटाफट से।
बहुत ही इजी है। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में लोग क्यों आए हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र हमारे इंडिया की क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल है, बताया था। महाराष्ट्र हमारे इंडिया की क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल है। मेजर बैंक्स जितने भी हैं उनके हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेंगे? महाराष्ट्र में मिलेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। क्लियर? मुंबई हमारे इंडिया की क्या है? आपकी हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना हमारे इंडिया की डिजास्टर कैपिटल कौन सी है? मैंने आपको बताया था। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं गुजरात की। अगर मैं गुजरात को देखूंगी तो गुजरात में लोग माइग्रेट करे हैं, किस वजह से करते हैं? बिजनेस पर्पस है। पंजाब में एग्रीकल्चर पर्पस है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पस है। क्लियर? वैसे मैंने आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछा था कि व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीस कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीस कुरियन पूछा था। दूसरा मैंने आपसे वो वाला पूछा था, पर्पल रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? लेवेंडर कल्टीवेशन से। किससे रिलेटेड है? लेवेंडर कल्टीवेशन से। याद है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि मुझे फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बताना, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट ईयर इंडिया ने पर्पल रेवोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया है। तो पर्पल रेवोल्यूशन जो है किस फील्ड से रिलेटेड है? लेवेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल भी इनफैक्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर? और दिल्ली में लोग ज्यादातर आते हैं एजुकेशन पर्पज से। किस पर्पज से आते हैं? एजुकेशन पर्पज से। यहां तक समझ आ गया आपको? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरियाज इज। पुल का मतलब समझते हो? आपको याद है, मैंने आपको बताया था माइग्रेशन दो फैक्टर्स होते हैं, एक पुल और एक पुश, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप मेरे को ये बताइए कि कौन सा ऐसा पुल फैक्टर है जिसकी वजह से लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं? पॉवर्टी, सेकेंड है लैक ऑफ बेसिक अपॉर्चुनिटी, कोई बेसिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। थर्ड है बेटर अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। तीसरा है, चौथा है प्रेशर और लैंड, लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो बताइए आप मुझे फटाफट से, आप लोग मेरे को बताइए कि कौन सा ऐसा पुल फैक्टर है इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो है रूरल एरिया से, गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं अपना बर्थ प्लेस छोड़कर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन है? तो बताइए। पॉवर्टी इज द रीजन? देखा जाए तो सारे ही रीजन है। आप सोच रहे हो कि मैम देखा जाए तो सारे रीजन है, इन सभी रीजन की वजह से लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों में जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, पुल फैक्टर पूछा गया उससे। और मैंने जब आपको डिटेल बताई थी, जब मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको स्पेशली बताया था कि पुल फैक्टर पुश फैक्टर में बहुत डिफरेंस होता है। एक पॉजिटिवली काम करता है और एक नेगेटिवली काम करता है। पुश का मतलब होता है धक्का मारना, मतलब जो कहता है जाओ यहां से, तो वो पुश फैक्टर मतलब नेगेटिव है। क्लियर? पुल फैक्टर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, जो खींचता है लोगों को अपनी तरफ। तो यानी वहां पे कुछ पॉजिटिविटी होगी तभी तो लोग उस एरिया की तरफ खींचे चले आएंगे। तो पुल फैक्टर पूछा है तो इसका मतलब क्या है? पुल फैक्टर अगर मैंने पूछा है तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव फैक्टर बताना है। पहले तो क्वेश्चन समझो यहां से, ठीक है, कि अगर मैंने पुल फैक्टर पूछा है तो पुल फैक्टर का मतलब क्या है कि आपको पॉजिटिव फैक्टर बताना है। तो आप सोचो, पॉवर्टी तो क्या है? नेगेटिव फैक्टर है। लैक ऑफ बेसिक अपॉर्चुनिटीज अगेन नेगेटिव फैक्टर है। प्रेशर ऑन लैंड अगेन नेगेटिव फैक्टर है। बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या है आपका? पॉजिटिव फैक्टर। और ये ही आपका क्या है? पुल फैक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पुल फैक्टर। क्लियर? ये है आपका पुश फैक्टर। ये क्या है आपका? पुश फैक्टर, जो कहता है जाओ। गरीबी की वजह से लोग अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। अगेन ये आपका क्या है? पुश फैक्टर। क्या है ये आपका? पुश फैक्टर। और प्रेशर और लैंड अगेन आपका क्या है? पुश फैक्टर। क्लियर? और अगर मैं पुल फैक्टर की बात करूं, ठीक है, तो ये आपका क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज हो गया। और इसके अलावा और कौन कौन से पुल फैक्टर्स होते हैं? बेटर अपॉर्चुनिटीज हो गया, ठीक है, वर्क अवेलेबिलिटी हो गया, ठीक है, वर्क अवेलेबिलिटी हो गया। और बताइए और कौन कौन से होते हैं? वर्क अवेलेबिलिटी हो गया, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बेटर हेल्थ, ठीक है, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज,
ठीक है, ये आपके सारे क्या है, पुल फैक्टर्स है, ये आपके सारे क्या है, पुल फैक्टर्स है। तो ये सारे आपके क्या है, पुल फैक्टर्स है। तो ये किसी भी एरिया में लोगों को आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिन भी एरियाज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, वर्क अवेलेबिलिटी होती है रेगुलर, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज होती है, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज होती है, वहां लोग खींचे चले आते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, पुल फैक्टर्स है। क्लियर? तो माइग्रेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which of the following is the social consequence? ध्यान से पढ़ना, social consequence of migration। कौन सी इसमें से क्या एक social consequence result होता है माइग्रेशन का? पहला ड्रग एब्यूज, दूसरा क्राइम, थर्ड एनॉर्मिटी एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम हो जाती है माइग्रेशन की? तो इनमें से कौन सी सोशल प्रॉब्लम है? क्या ड्रग एब्यूज एक सोशल प्रॉब्लम है? क्या क्राइम एक सोशल प्रॉब्लम है? क्या एनॉर्मिटी एक सोशल प्रॉब्लम है? ये सारी की सारी ही सोशल प्रॉब्लम है। बताओ भाई, सोशल प्रॉब्लम मतलब सोशल रिजल्ट है माइग्रेशन के। बताइए भाई क्या जाएगा करेक्ट आंसर? बताइए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? Which of the following is the social consequence of migration? Social consequence जो होता है वो माइग्रेशन का कौन सा होता है? ड्रग एब्यूज, क्राइम, एनॉर्मिटी या ऑल ऑफ द अबव? बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ड्रग एब्यूज, क्राइम, एनॉर्मिटी, ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, वेल इजी है, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया था ना, होता क्या है, देखो ये तीनों के तीनों आपके सोशल रीजन है, सोशल रिजल्ट है। ठीक है, कैसे सोशल रिजल्ट है माइग्रेशन के? देखो रीजन क्या है ना, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें नॉर्थ ईस्ट का, कि ऑलमोस्ट जो लोग होते हैं ना नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को थोड़ा से घुलना मिलना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। इनफैक्ट उनको कई बार कुछ नाम देके भी बुला देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब वो पर्सन आता है किसी मतलब नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ इंडिया में आता है, वेस्ट इंडिया में आता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है, तो लोग उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से या उसकी लैंग्वेज की वजह से, ठीक है, उसके साथ इतना घुल मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन कैसा हो जाता है, एनॉयमिटी का मतलब है अकेलापन हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, और अब वो अलग हो जाएगा तो मेंटली प्रेशराइज हो जाएगा, मेंटली प्रेशराइज हो जाएगा तो क्या होगा, कोई ना कोई क्राइम कमिट करेगा या ड्रग लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि मेंटल प्रेशर, सीवियर डिप्रेशन, ये सारी चीजें इन्हीं चीजों को लीड करती हैं। तो ये सारा इसकी वजह से प्रॉब्लम अल्टीमेटली किसको होती है? सोसाइटी को होती है। तो सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था माइग्रेशन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस भी होता है, ठीक है, सोशल कॉन्सिक्वेंस भी होता है, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस भी होता है, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस भी होता है। याद है ना सभी को? क्लियर? तो चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल माइग्रेट फॉर मैरिज रीजन? कितने ऐसे जो मेल हैं वो मैरिज रीजन की वजह से माइग्रेट करते हैं? 26%, 67%, 4% या 2.3%? बताइए भाई, कितने ऐसे मेल हैं जो मैरिज रीजन की वजह से अपनी जगहों को छोड़कर जाते हैं? बताओ क्या जाएगा करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, स्टैटिक डेटाबेस क्वेश्चन है। आप लोगों के दिमाग में ना एक चीज आ रही होगी कि मैम डेटाबेस क्वेश्चंस आएंगे क्या? तो देखो डेटाबेस क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको सारी की सारी टेबल्स रट के जानी है, मैं फिर आपको बता रही हूं, नहीं, लेकिन जो चीजें एक्सप्लेन करते टाइम आपके उसमें डाल दी गई है ना, वो आपको पढ़नी है। जैसे इंडिया की ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो आपको याद करनी है। इंडिया की इस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है? 1210 मिलियन, वो आपको याद रखनी है। क्लियर? ऐसे और भी चीजें हैं, इंडिया की एट प्रेजेंट डेंसिटी क्या है वो आपको याद रखनी है। तो जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपको स्टैटिक डेटा पूरा याद रखना है। तो इसमें मेल माइग्रेशन भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेल माइग्रेशन फॉर मैरिज रीजन एंड फीमेल माइग्रेशन फॉर मैरिज रीजन, ये दोनों ही एस्पेक्ट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, बहुत ही इजी आंसर है, दैट इज 4%। याद है ना, मैंने आपको बताया था मेल में और फीमेल में, ठीक है, बताया भी था। मैरिज की वजह से मेल 4% है जो माइग्रेट करती है और फीमेल्स कितनी है? 67% है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक हमारा स्टेट ऐसा है जहां पे मेल जो है शादी करके अपना घर छोड़कर विमेन के घर जाते हैं, बताया था ना, मेघालय। कौन सा ऐसा स्टेट है आपका? मेघालय। बताया था आपको मैंने, मेघालय आपका ऐसा स्टेट है जहां पे जो लोग हैं वो अपना घर छोड़ के कहां जाते हैं? फीमेल के घर जाते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ आ रही है बात? बढ़े आगे, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर? कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो लोग हैं इंटरमिक्स कर जाते हैं बहुत सारे कल्चर की वजह से? तो मैरिज की वजह से, जॉब ट्रांसफर की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, या नन ऑफ द अबव की वजह से? वैसे तो अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता तो शायद होता, इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है ना। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता तो देखा जाए माइग्रेशन भी फैक्टर है, मैरिज भी है और जॉब ट्रांसफर भी फैक्टर है, क्योंकि देखो चाहे जॉब ट्रांसफर हो चाहे मैरिज हो, बहुत सारे कल्चर के लोग मिक्स तो होते ही है ना, क्लियर। लेकिन अब क्योंकि नन ऑफ द अबव है तो आंसर स्पेसिफिकली आपको देना पड़ेगा, और ये जो आंसर स्पेसिफिक है ये आपकी उसमें से है, किस में से है? आपकी बुक में से है। बताइए, विच फैक्टर्स लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर? बहुत सारे कल्चर के लोग किस वजह से आपस में मिक्स हो जाते हैं? मिक्स होने का मतलब ये है कि रहते हैं वो, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन ऑप्शन नहीं है ना कोई और, रहना है वहां पे तो भाई आपस में सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्लियर। तो वो रीजन है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है? माइग्रेशन है, मैरिज है, जॉब ट्रांसफर है, या नन ऑफ द अबव है? वेल इतना बहुत ही इजी है, बेसिक जो इस चैप्टर का नाम है माइग्रेशन, है ना। तो माइग्रेशन की वजह से ही क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनको अपने कल्चर के जैसे लोग नहीं मिलते हैं, अलग लैंग्वेज के लोग मिलते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, काफिले बसते कारवा चलता गया और काफिले बसते गए और इस तरीके से हिंदुस्तान बनता गया। ये जो हमने लाइंस पढ़ी थी वो यही तो थी ना, जिसमें यही तो बोला गया कि इंडिया में शुरू से डाइवर्सिटी इसीलिए रही है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग आए हैं। आप ट्रेडर्स की फॉर्म में देख लो, इंडिया में बहुत सारे लोग आए, ठीक है। सिल्क रूट देख लो, इंडिया के कल्चर को एक्सपेंड करने में सिल्क रूट का एक मेजर रोल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि सिल्क रूट एक ऐसा की वजह से क्या होता था, जो चाइना और यूरोप को कनेक्टिविटी क्रिएट करता था, इंडिया से होता हुआ जाता था। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जब लोग जाते हैं किसी भी जगह पर तो वो अपने कल्चर को लेकर जाते हैं, अपनी लैंग्वेज को लेकर जाते हैं, अपनी कॉस्ट्यूम को लेकर जाते हैं, तो वो अपना सारा रिप्रेजेंटेशन लेकर जाते हैं और कई बार वही बस जाते हैं, जैसे डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। तो माइग्रेशन इज द ओनली फैक्टर, ठीक है, विच लीड्स टू रीमिक्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। ऑल्दो मैरिज भी है, जॉब ट्रांसफर भी फैक्टर्स हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा ऑलमोस्ट लोग मैरिज के लिए सेम कल्चर में ही शादी करना प्रेफर करते हैं। जॉब ट्रांसफर में तो चलो ठीक है, आज वहां जॉब ट्रांसफर होगी, कल को कहीं और, कल को कहीं और, बट माइग्रेशन जो होता है वो एक मैंडेटरी फैक्टर हो जाता है। मैंडेटरी इन द सेंस कि लोगों के पास अगर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है और उनको छोड़कर जाना है तो वो जाएंगे ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब ट्रांसफर में तो फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब चूज कर सकते हो। मैरिज में मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सेम कल्चर में ही मैरिज हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इससे पहले जो हमारे अभी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं ये सारे स्टैटिक डेटाबेस क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कुछ इजी है, कुछ थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देंगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करना। चलिए, क्वेश्चन इज, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। असर्शन कहता है ड्यूरिंग colonial period, British period, millions of Indians were sent to Mauritius, Caribbean island, जो मैंने आपको बताया था, फिजी, साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश, फ्रॉम यूपी एंड बिहार टू रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, और सूरीनाम बाय फ्रेंच एंड डच एंड बाय पोर्टुगीज फ्रॉम गोवा। मतलब बहुत सारे लोगों को एज अ प्लांटेशन वर्कर बनाकर भेजा गया, ठीक है। In this wave, migrant was comprised professional like doctors, engineers, software engineers, management consultant, financial experts, media person। तो रीजन कहता है कि इस वेव में जो है इस तरीके के लोगों ने माइग्रेट किया था, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, मीडिया पर्सन थे, मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग थे, कंसल्टेंट से रिलेटेड लोग थे। मेरे ख्याल से मैंने आपको इस इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि तीनों वेव्स में किस किस तरीके से माइग्रेशन हुआ है, तीनों वेव्स में फर्स्ट वेव में किस तरीके के लोग गए हैं, सेकंड में किस तरीके के लोग गए और थर्ड में किस तरीके के लोग गए हैं। तो बहुत इजी देखते ही बता सकते हो आप लोग। बताओ, बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? व्हाट डू यू थिंक, क्या जाना चाहिए करेक्ट आंसर? ठीक है, कि कॉलोनियल पीरियड में जो है मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है वो मॉरिशस भेजे गए थे, ठीक है,
और इन जगहों पर भेजे गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर बनाकर। रीजनिंग में वो कह रहे हैं कि इस वेव में जो माइग्रेंट्स थे वो इंजीनियर, डॉक्टर्स, ठीक है, कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट, मीडिया पर्सन से रिलेटेड लोग थे। तो बहुत ईजी, बताओ असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, असर्शन ठीक है या रीजन ठीक है, रीजन गलत है, बताओ, या असर्शन सही है, रीजन गलत है, बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू थिंक। बहुत ईजी है ये तो, देखते ही बता दोगे, बताइए भाई क्या लगता है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको पता ही है कि जो कंसल्टेंट, इंजीनियर सब ये गए थे, ये कौन सी वेव में गए थे, थर्ड वेव में गए थे। थर्ड वेव कब आई थी, मैंने आपको वैसे तो बोला था मैंने आपको टाइम पीरियड याद नहीं करना, ठीक है, ये फैक्ट है, आपको टाइम पीरियड याद नहीं करना, बट द थिंग इज दिस, थोड़ा तो आपको याद ही है ना, थर्ड वेव 1980s के बाद की बात क्या है, और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कॉलोनियल टाइम की। तो क्या बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्या जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, क्या जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों बातें सही है क्योंकि इन दिस वेव, ठीक है, कौन सी वेव, जो ये वेव की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये है, ठीक है, इन दिस वेव माइग्रेंट फोर्स कंप्राइज प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आपके मैनेजमेंट हो गए। तो बात तो दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दिस वेव मतलब यहाँ पे वो वेव की बात कर रहा है, क्लियर। तो वेव तो तीनों ही आई है, क्लियर। तो उस वेव के एस्पेक्ट में आप देखोगे तो रीजन भी सही है, क्लियर। वैसे इसको मोर क्लैरिटी अगर मैं डाल दूं तो मैं यहाँ पे थर्ड वेव लिख सकती हूँ, इन थर्ड वेव। तो अब क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इस वेव के अंदर ये लोग नहीं गए थे। इस वेव की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादातर इंडेंचर्ड लेबरर गए थे। कौन गए थे, इंडेंचर्ड लेबरर, और कौन से एक्ट के थ्रू गए थे, गिरमिट एक्ट के थ्रू गए थे, ठीक है, क्लियर। गिरमिट एक्ट क्या होता है, जो एग्रीमेंट से कनेक्ट होता है, टाइम बॉन्ड एग्रीमेंट होता है कि आपको 10 साल के लिए वहां पे काम करना है, इस तरीके से। ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं तो वो वापिस ही नहीं आ पाए अपने एरियाज में, वहीं के वहीं उनकी शादी हो गई, वहीं वो सेटल हो गए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the census of India, migration is enumerated on two bases. Place of birth, if the place of birth is different from the place of enumeration, known as migrant by place of last residence, ठीक है। Place of residence, if the place of last residence is different from the place of enumeration, known as lifetime migrant, okay, क्लियर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 1210 मिलियन में से हमारी कंट्री के 455.8 मिलियन जो लोग हैं, लगभग 37%, जो मैंने आपको बताया भी था, वो लास्ट रेजिडेंस माइग्रेंट है, ठीक है। तो बताइए, इज इट ट्रू, दोनों बातें सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बताइए आप लोगों को क्या लगता है। फर्स्ट असर्शन कह रहा है कि हमारे इंडिया में जो सेंसस होती है वो दो बेसिस पर होती है, एक होती है प्लेस ऑफ बर्थ और एक होती है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। बताया था ये तो मैंने आपको, कह रहा है जो प्लेस ऑफ बर्थ जो होता है प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन से अलग होता है, तो उसे माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस बोला जाता है, ठीक है। और अगर प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस से अलग होता है तो उसे लाइफ टाइम माइग्रेंट बोला जाता है। इज इट ट्रू, ये ऐसा है क्या, क्लियर। तो बताइए, इसको यही बोला जाता है, जबकि मैंने अभी आपको जब ये लेक्चर कराया था, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या लास्ट, किस कंडीशन में हम प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट बोलते हैं, किस कंडीशन में हम लोग लाइफ टाइम माइग्रेंट बोलते हैं। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि असर्शन गलत है और रीजन सही है, ये डेटा सही है। तो क्या जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब मेरे को जरा आप ये बताओ कि ये फॉल्स क्यों है, यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए, यहाँ पे दो चीजें उल्टी हो गई है, क्या, ये जो लाइफ टाइम माइग्रेंट है ये यहां पर आना चाहिए, और ये जो माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस है ये यहां आना चाहिए। पता है ना आपको कैसे आना चाहिए, फिर से सुन लो, दोबारा सुन लो, अभी भी मेरे को पता कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी। जैसे प्लेस ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप बिहार से हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे आप रह कहां पर रहे हैं, आप रह रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, कहां पर रह रहे हैं, दिल्ली में, क्लियर। तो ये जो कंडीशन कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, लाइफ टाइम माइग्रेंट, क्या पूरी टाइम के लिए यहां पर आ गए हो, ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, लाइफ टाइम माइग्रेंट, यही होएगी ना, क्लियर। और दूसरा वो कह रहा है जिस टाइम पे आपकी एनुमरेशन हो रही है, मतलब काउंटिंग हो रही है, क्लियर,
जिस टाइम पे आपकी काउंटिंग हो रही है। मान लो आपकी वो काउंटिंग कहाँ हो रही है, सूरत में, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक है। तो ऐसे में दिल्ली आपका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, ठीक है, ये आपका लास्ट रेजिडेंस बन जाएगा और ये आपका करंट रेजिडेंस बन जाएगा। कौन, सूरत, ये आपका क्या बन जाएगा, करंट रेजिडेंस, ये आपका क्या बन जाएगा, करंट रेजिडेंस बन जाएगा। क्लियर। तो ऐसे में आप क्या कहलाओगे, ऐसे में आप कहलाओगे माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। तो ये इसी की तो बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो ना, कह रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ, अगर प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ एनुमरेशन से अलग होता है तो उसे माइग्रेंट बाय प्लेस नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ लाइफ टाइम माइग्रेंट। क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम माइग्रेंट। और अगर प्लेस ऑफ रेजिडेंस प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस से अलग होता है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। तो यही तो मैंने आपको बताया, तो ये उल्टा लिख दिया गया है। एक्चुअली ये चीज यहां होनी चाहिए, ये चीज यहां होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी है। क्लियर। यहाँ पे बर्थ होना, यहाँ पे रहना, ठीक है। तो ये अभी करंट में रह रहा है, तो यहाँ से तो वो पूरे टाइम के लिए यहाँ पे आ गया। क्लियर, पूरे टाइम के लिए यहाँ पर आ जाएगा रेजिडेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, समझ आ रही है बात। और एनुमरेशन के टाइम पर वो अभी यहाँ पे रह रहा है, लास्ट रेजिडेंस उसका यहाँ पर था, तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, माइग्रेंट बाय लास्ट रेजिडेंस, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। क्लियर। ये मैंने आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 3-4 बार एक्सप्लेन कर दिया है, अब तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन, इट is clearly evident that females predominate the streams of short distance rural to rural migration in both types of migration। both types of migration मतलब इंट्रा स्टेट माइग्रेशन और इंटरस्टेट माइग्रेशन। एक तो आप ये ध्यान रखना, बोथ ऑफ माइग्रेशन का मतलब क्या है, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट। आपको इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट में मैंने डिफरेंस बताया था ना, क्या होता है, इंट्रास्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर जब क्या होता है लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो लोग सोनीपत से पानीपत गए, पानीपत से करनाल गए, करनाल से फिर जो है रोहतक आ गए, वो है इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। क्लियर। तो चाहे आप इंट्रास्टेट देखो चाहे इंटरस्टेट देखो, रूरल टू रूरल माइग्रेशन में फीमेल सबसे ज्यादा है, ठीक है। रीजन क्या है, मैन प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन। कह रहा है ये जो है मेनली जो है मैन जो है रूरल टू अर्बन इसलिए आते हैं इंटरस्टेट माइग्रेशन में इकोनॉमिक रीजन से। तो बताइए क्या बिल्कुल बात सही है। तो मैंने आपको बताया था ना, मेल और फीमेल जो माइग्रेट करती है दोनों के लिए बहुत डिफरेंस है। मेल माइग्रेट करते हैं हमेशा इकोनॉमिक रीजन से, बेटर अपॉर्चुनिटीज के रीजन से। एक बात आप ध्यान रखना, क्या कि मेल का जो आपको माइग्रेशन का मेन रीजन मिलेगा, माइग्रेशन का मेन रीजन मिलेगा, मेन रीजन ऑफ माइग्रेशन, वो क्या मिलेगा आपको, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज। क्या मिलेगा आपको, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज। क्लियर। और फीमेल्स में जो आपको मेन माइग्रेशन का रीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैरिज मिलेगा। ये बात फैक्ट है ना, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर। तो ये बात यही तो वो बोल रहा है कि फीमेल्स जो होती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस में भी माइग्रेट कर जाती है, शॉर्ट डिस्टेंसेस में कई बार वर्क के लिए भी माइग्रेट कर जाती है, ठीक है, क्योंकि लोग क्या होता है ना, ज्यादातर फीमेल्स को काम के लिए ज्यादा दूर भेजना प्रेफर नहीं करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे वो कह रहा है लेकिन जो मेल होते हैं, मेन होते हैं, वो रूरल टू अर्बन जो है, इंटरस्टेट माइग्रेशन जो है वो इकोनॉमिक रीजन से ही करते हैं। तो बिल्कुल सही बात बोली है ये। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है। और दोनों एक दूसरे को वो भी कर रहे हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी बोल रहा है ना ये, तो यानी इसे कनेक्ट कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को करने के लिए आप ये देखा करो क्या रीजन का किसी तरीके से लिंक्ड है, कनेक्टिविटी है असर्शन से। तो अगर है, टॉपिक वाइज कनेक्टिविटी है, क्योंकि आप देखोगे तो ये एक ही टॉपिक से ली हुई लाइनें हैं, ठीक है। ये भी बहुत मैटर करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही पैसेज से ली हुई लाइनें हैं, एक ही टॉपिक से ली हुई लाइनें हैं। तो अगर एक ही टॉपिक से ली हुई है तो कनेक्टिविटी तो है ही ना, सेम टॉपिक हो गया, तो इसलिए वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यस, असर्शन कह रहा है सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा अट्रैक्ट्स माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। कह रहा है कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात और हरियाणा में बहुत सारे क्या आते हैं, लोग आते हैं। कहां से आते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान से।
महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट्स फॉलोड बाय दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आते हैं लोग, फिर आते हैं दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, और सबके रीजन भी बताए थे मैंने आपको। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एमपी वाज द स्टेट विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट्स फ्रॉम द स्टेट। एमपी जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा लोग निकलकर जाते हैं। नेट आउट माइग्रेंट्स का मतलब है छोड़कर जाना, एग्जिट हो जाना, एमिग्रेशन होना। क्लियर? और आपका महाराष्ट्र है इमिग्रेशन। समझ आ रही है बात? इसको आप कैसे लोगे? इसको आप ये सोचोगे, यहां पे जो ये बोल रहा है, क्वेश्चन का बता रही हूं, मैंने आंसर नहीं बताया आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि जो महाराष्ट्र है वहां पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं, तो आने का मतलब क्या हो गया? इन, तो क्या कहलाएगा ये आपका? इमिग्रेशन। क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रही हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है एमपी वो स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा लोग निकल कर जाते हैं, मतलब एग्जिट कर देना। तो क्या हो जाएगा? एमिग्रेशन। स्पेलिंग का देख लेना आप लोग, बताइए, ये पता है स्टार्टिंग ए आई से है और ई से है। तो बताओ क्या ये बात सही है? ऑन द अदर हैंड, ठीक है, एमपी वाज द स्टेट विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट्स। तो बताइए भाई, देखो कनेक्टिविटी तो है, लेकिन आप सोचो क्या चीजें सही लिखी हुई है? देखते ही पता चल जाएगा। आपको याद है मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो लोग निकल कर जाते हैं वो एमपी से नहीं जाते हैं। पढ़ा था ना आप लोगों ने? कौन से स्टेट से जाते हैं? यूपी से जाते हैं। तो ये ठीक बात, यहाँ पे जो बातें लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी गई है कि महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये हमने पहले स्टैटिक में भी पढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग निकलकर कौन से स्टेट से जाते हैं? यूपी से जाते हैं। तो रीजनिंग हमारी क्या हो जाएगी? गलत। ठीक है, यहाँ पे एमपी की बजाय क्या आना चाहिए? इसको रेड लिख देती हूँ वरना दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे एमपी की जगह क्या आना चाहिए? यूपी आना चाहिए, एमपी नहीं आना चाहिए। एमपी क्या है आपका? गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यूपी आना चाहिए। तो क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए बात बिल्कुल सही है, आर बिल्कुल सही है, सॉरी आर गलत है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एमपी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यूपी आना चाहिए। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज्यादा लोग निकलकर जाते हैं, और सबसे ज्यादा निकलकर कौन से स्टेट में जाना प्रेफर करते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, और रीजन भी मैंने आपको बताया था, जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से। क्लियर? मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तो समझ आया होगा ना ये अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, असर्शन। पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। ये तो फैक्ट है भाई, लोग अपने प्लेस ऑफ बर्थ से सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हैं। बट मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, देयर कुड बी वैरायटी ऑफ रीजन। बिल्कुल बात सही है, लेकिन बहुत सारे लोग, अभी हमने पढ़ा भी था कितने सारे लोग हैं, 37% तो लास्ट रेजिडेंट्स है, माइग्रेंट्स हैं। तो बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ देते हैं, बहुत रीजन है। In India, during 2011, out of 455 million migrants enumerated on the basis of last residence, 141.9 million had changed their place of residence in the last 10 years. Sorry, कह रहा है कि 2011 के अगर हम लोग सेंसस देखते हैं तो उसमें जो है 445 मिलियन जो थे वो माइग्रेंट्स थे। कितने माइग्रेंट्स थे? 45 मिलियन। यानी 1210 में से 1210 में से कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा है? 455 मिलियन लोगों ने अपना घर छोड़ा है। ठीक है, और उसमें भी अगर आप देखोगे तो लास्ट रेजिडेंस का अगर आप देखोगे तो वो कितना है? 141.9 मिलियन है, जो कि कितना है? 37% है। बताया था ना भी हम लोगों ने स्टैटिक में पढ़ा था। ठीक है, तो बताओ क्या ये दोनों कनेक्ट है? यहाँ पे घर छोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पे घर छोड़ने के डेटा की बात कर रहा है, तो दोनों में कनेक्टिविटी है ना? दोनों में कनेक्टिविटी, तो क्या जाएगा करेक्ट आंसर? और ये डेटा भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है कि हमारे इंडिया में जो है ये इसको कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? समझ आ रही है बात कि हाँ, हमारे इंडिया में इतने जो लोग हैं वो अपना घर छोड़ चुके हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये बिल्कुल कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। ध्यान से समझना, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी एंड ओडिशा टू रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी अकाउंटेड फॉर द बेटर इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कह रहा है कि लोग जो है यूपी, बिहार और एमपी से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में आते हैं क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छी है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ द पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, यूपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
एटसेट्रा रेमिटेंस वर्क एज लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। तो कह रहे हैं इसलिए जब ये लोग यहाँ के छोड़ के जाते हैं तो जो वो पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस मैंने आपको बताया था ना, एक इंटरनल होता है और एक इंटरनेशनल रेमिटेंस होता है, बताया था ना। इंटरनल रेमिटेंस क्या होता है, जो एक ही स्टेट से इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और इंटरनल रेमिटेंस कौन सा होता है, सॉरी इंटरनेशनल कौन सा होता है, जो दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में आता है। तो इंटरनेशनल का हमेशा अमाउंट ज्यादा होता है, क्लियर, एज कंपेयर टू इंटरनल। बट फिर भी चाहे वो इंटरनल भी होगा तो भी उन लोगों के लिए वो लाइफ ब्लड की तरह काम करता है, उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था वो उससे अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं। जैसे कोई मान लो उनका उधार है, उधार चुकाते हैं, फैमिली के लिए मान लो एजुकेशन, किसी की एजुकेशन करानी है, एजुकेशन के लिए वो पैसा काम आता है, ठीक है। जो भी लोग बाहर कमा के पैसा भेज रहे हैं अपने घर में, अगर घर बनवाना है घर के लिए काम आता है, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए काम आता है, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बेसिकली पैसा काम आता है। तो बताओ कि रीजन तो सही है, ठीक है, क्लियर, कि हाँ भाई ये लोग माइग्रेट करते हैं। यहां पे देखो थोड़ी दिक्कत लग रही होगी आपको, और आपने अभी स्टार्टिंग में भी सुना होगा, मैंने आपको बताया था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में मेनली लोग इसलिए आए हैं, वहां इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी अच्छी है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वहां सबसे ज्यादा हुआ है और इस वजह से वहां एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है। याद है ग्रीन रेवोल्यूशन, तो असर्शन रॉन्ग है, रीजन बिल्कुल सही है। तो क्या जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी की जगह आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी की जगह आपका आना चाहिए एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, ठीक है। और यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जगह क्या आना चाहिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आना चाहिए। क्लियर, यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो रहा होगा ना यहां तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है असर्शन, नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉर्स, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो गिव एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेट। कह रहे हैं ये भी कुछ पुश फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग जो है अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हो जाते, मतलब उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। साइक्लोन्स होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। बताना जरा इंडिया की डिजास्टर कैपिटल कौन सी है, ठीक है। रीजनिंग है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रूरल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इज better opportunities, availability of regular work, relatively higher wages। और कह रहा है रूरल एरिया से लोग इसलिए घर छोड़ते हैं क्योंकि उनको अर्बन एरियाज के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज, रेगुलर वर्क उनको मिलता है और हाई वेजेस मिलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये, तो दोनों ही सही है क्योंकि दोनों आपके पुल फैक्टर से और पुश फैक्टर से बिलोंग कर रहे हैं जो कि आपके फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन है। तो दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लोग इसलिए पुश छोड़ देते हैं और ये इसकी रीजन भी सही दे रखा है, रूरल से लोग अर्बन एरियाज में आते भी इसलिए क्योंकि वहां पे सारी चीजें सही होती है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर था ओके तो ये हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डायरेक्ट पैसेज से नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। और मेरी तो कोशिश रहती है पांचों के पांचों क्वेश्चन सोर्स में से ना डाल के अलग से डालती हूं मैं क्वेश्चंस, ठीक है। हालांकि पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में आपके फिर भी 5 में से 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको सोर्स में से मतलब पैसेज में से मिल जाएंगे। बट मैं इसीलिए थोड़ा टफ बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना टफ की आदत होनी चाहिए, एक लेवल ऊपर चल के प्रिपरेशन करो। अपने टाइम में जब मैं भी किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन किया करती थी तो मैं ऐसे ही करती थी, एक लेवल ऊपर। क्यों? अगर एक लेवल ऊपर करके हम प्रिपरेशन करेंगे ना तो हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं। क्लियर? तो जरा पढ़ लेते हैं एक बार। माइग्रेशन अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये तो आपको पता ही है कि जो माइग्रेशन होता है वो वुमेन्स के स्टेटस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इंपैक्ट करता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि जो मेल होते हैं वो ज्यादातर रूरल एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज की तरफ, जिसकी वजह से वुमेन्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके का प्रेशर आ जाता है। क्यों प्रेशर आ जाता है? क्योंकि उनको एग्रीकल्चरल काम भी करना है, घर भी संभालना है, सारी चीजें करनी है। इसलिए हम लोगों ने देखा भी होगा एग्रीकल्चरल लेबर ज्यादातर आपको वुमेन्स मिलती है। रीजन ही यही है ना, फीमेल तो मेल तो है ही नहीं, वो तो माइग्रेट करके जा चुके हैं। क्लियर? और ये तो पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट इनहेंसेस हो जाती है। क्यों? मेल अगर अच्छा कमाएंगे तो अपने घर अच्छा भेजेंगे, अच्छा घर बेचेंगे तो वो अपने सभी बच्चों को पढ़ा पाएंगे अच्छे से, फिर वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। क्लियर?
If remittance are the major benefits of migration from the point of view of the source, reason the loss of human resource. Human का resource सबसे ज्यादा हमारे लिए serious है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जितने भी highly proficient skilled persons होते हैं वो migrate कर जाते हैं. Human एक अच्छा resource है किसी भी country के लिए. बाकी resources सेकेंडरी है. प्राइमरी जो रिसोर्स होता है वो ह्यूमन होता है. तो अगर एक अच्छा इंसान ही देश से चला गया, एजुकेशन स्किल्ड वाइज वो अगर चला गया, तो वो देश के डेवलपमेंट में क्या योगदान दे पाएगा. The market for advanced skills has become truly a global market, and the most dynamic industrial economies are admitting and recruiting significant proportions of the highly trained professionals from poor regions. Consequently, the existing underdevelopment in the source region gets reinforced. ये यही कह रहा है कि जब highly skilled लोग चले जाते हैं तो जिसकी वजह से जो आपके underdeveloped areas हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा नहीं हो पाता है, वो रीइंफोर्स्ड रह जाता है, वो दबा का दबा रह जाता है. रीजन ये है ना कि वहां पे जो लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं वो तो उस जगह को छोड़कर चले गए दूसरी कंट्रीज में, तो कैसे हो पाएगा. क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा. वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये पैसेज इस चैप्टर का सबसे लास्ट है जो अदर कॉन्सिक्वेंसेज दे रखे हैं माइग्रेशन के. क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन सुनना ध्यान से. इन विच स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन मेल प्रीडोमिनेट इन बोथ टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट. कह रहा है कि चाहे इंट्रास्टेट माइग्रेशन हो चाहे इंटरस्टेट माइग्रेशन हो. तो पहले तो आपको पता ही है इंट्रास्टेट, मैंने अभी आपको बताया था. इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है? इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन वन स्टेट. विद इन वन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर जो आपका माइग्रेशन होता है, विद इन वन स्टेट. ठीक है, माइग्रेशन होता है. और इंटरस्टेट माइग्रेशन आपका क्या होता है? इंटर स्टेट माइग्रेशन आपका क्या होता है? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. क्लियर? ये मैंने आपको अभी बताया ही है. क्लियर? तो यहां तक आपको समझ आ गया. तो कह रहा है चाहे इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, सबसे ज्यादा फीमेल प्रीडोमिनेट करती है माइग्रेशन में. और रीजन आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि क्यों फीमेल का माइग्रेशन होता है सबसे ज्यादा, कौन सा रीजन है. क्लियर? वो रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. इस क्लास में मैंने 3 बार वो रीजन डिस्कस किया है. तो आपको बताना है कि हमने इंटरनल माइग्रेशन की भी 4 स्ट्रीम्स पढ़ी थी ना, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, अर्बन रूरल टू अर्बन. तो आपको बताना है कौन से में सबसे ज्यादा फीमेल का होता है. तो बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कि कौन सी स्ट्रीम्स में जो है फीमेल का जो माइग्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है? रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू रूरल या अर्बन टू रूरल? बताइए क्या लगता है आपको. ठीक है. इन विच स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन फीमेल प्रीडोमिनेट. ठीक है, फीमेल प्रीडोमिनेट इन बोथ टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. फीमेल्स जो है वो कौन से माइग्रेशन में सबसे ज्यादा जो है वो करती है, प्रीडोमिनेट करती है, चाहे वो इंट्रास्टेट हो चाहे वो इंटरस्टेट हो. तो आप बताइए वो क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर? रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन. देखो रूरल टू अर्बन तो आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर आपके मेल्स माइग्रेट कर जाते हैं ना, वर्क अपॉर्चुनिटीज की वजह से. अगर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो थोड़ा ना लॉजिक पर ढूंढो. रूरल टू अर्बन फीमेल इतना नहीं करती है, ज्यादातर मेल करते हैं आपकी बेटर अपॉर्चुनिटीज की वजह से. ठीक है. और अगर मैं बात करूं अर्बन टू अर्बन, तो अर्बन टू अर्बन कौन करता है? अर्बन टू अर्बन भी ज्यादातर मेल ही कर जाते हैं. क्लियर? अगर मैं बात करूं किसकी, रूरल टू अर्बन, रूरल की, हाँ यहां आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो फीमेल्स होती है वो रूरल टू रूरल माइग्रेट कर जाती है. क्या कर जाती है? रूरल टू रूरल माइग्रेट कर जाती है. और अर्बन टू रूरल तो बहुत कम देखने को मिलता है. तो क्या जाएगा करेक्ट आंसर? रूरल टू रूरल. और रीजन क्या होता है? रीजन मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया, आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. सीरियस इम्बैलेंसेस इन एज and sex composition is which kind of consequences of migration. कह रहा है कि जो आपकी एज और ठीक है सेक्स में, मतलब आपका जेंडर जो आता है मेल फीमेल में, जो आप बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, वो किस तरीके का रिजल्ट है माइग्रेशन का? सोशल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल या एनवायरमेंटल? तो देखो इजी है. एनवायरमेंटल तो बिल्कुल नहीं है. क्यों नहीं है? एनवायरमेंटल में तो आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें आ गई, जैसे आपका वाटर डिप्लेशन, अंडरग्राउंड वाटर डिप्लेशन कम हो जाना, वो सारी चीजें हैं. ठीक है. सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हमने डिस्कस किए थे, जिसमें आपका ड्रग एब्यूज था, क्राइम था, एनॉयमिटी था. तो या तो इकोनॉमिकल है या डेमोग्राफिक है. थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो. पैसेज से नहीं है ये आंसर डायरेक्टली, थोड़ा सा आप इसको रिलेट करने की कोशिश करो. तो इकोनॉमिकली इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमिकली में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिकली में हम लोगों ने किसकी बात करी थी? इकोनॉमिकली में हम लोगों ने बात करी थी रेमिटेंस की. किसकी बात करी थी? रेमिटेंस की. तो ये आपका कौन सा कॉन्सिक्वेंस है?
डेमोग्राफिक, आप ध्यान रखना। अब डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होते हैं मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो मैं एक बार चारों कॉन्सिक्वेंसेस दोबारा बता देती हूँ आपको। देखो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर वो बात करेगा तो आप ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा, ड्रग एब्यूज, क्राइम, ठीक है, और क्या आएगा आपका एनॉयमिटी, क्या आएगा आपका एनॉयमिटी, क्लियर, ये आएगा आपका। अगर डेमोग्राफिक की बात करूंगी तो हमेशा आपका एज और जो आपका सेक्स कॉम्पोजिशन है इसमें इंबैलेंस आ जाएगा, सेक्स कॉम्पोजिशन इंबैलेंस, और इसमें आपका स्किल भी आ जाता है वैसे तो, ठीक है, इंबैलेंस, क्योंकि स्किल बेस्ड लोग भी तो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं ना, ठीक है। इकोनॉमिकल में अगर आप देखोगे तो रेमिटेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेमिटेंस आ जाएगा, क्लियर। और एनवायरमेंटल में अगर आप देखोगे तो आपका जैसे ओवर क्राउडिंग, सैनिटेशन, ठीक है, ओवर क्राउडिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, क्लियर। इसके अलावा आपका प्रेशर ऑन लैंड आ गया, ठीक है, प्रेशर ऑन लैंड, ये सारे वो आ जाते हैं आपके कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं, क्लियर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज है। तो ड्रग एब्यूज वगैरह मैंने आपको बता ही दिया था। तो डेमोग्राफिक में बेसिकली होता क्या है कि एज और जो आपका सेक्स कॉम्पोजिशन होता है जैसे देखो मैंने आपको बताया ज्यादातर मेल माइग्रेट करते हैं रूरल टू अर्बन। तो होता क्या है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है जिसमें आपके बच्चे, ठीक है, और आपके जो ओल्ड एजेड लोग होते हैं वो रूरल एरियाज में ज्यादा रह जाते हैं, जबकि जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो माइग्रेट कर जाती है। तो वो सेक्स इम्बैलेंस हो गया, सेम एज इम्बैलेंस भी हो गया। तो ये इम्बैलेंस जो होता है वो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आपके किसके, माइग्रेशन के, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो अब आप बहुत अच्छे से बता दोगे, इसमें तो हमने ये टॉपिक 3 बार डिस्कस कर लिया। ह्यूमन रिसोर्सेज का जो लॉस हुआ था, ठीक है, पर्टिकुलरली हाईली स्किल्ड पीपल का जो हुआ था वो कौन सी वेव में हुआ था, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फर्स्ट वेव या सेकंड वेव? बहुत इजी है, बताइए भाई कौन सी वेव में हुआ था सबसे ज्यादा, जो हाईली स्किल्ड लोग कौन सी वेव में गए थे? बताओ भाई, क्या लगता है आपको? ये तो बिना देखे बता देना चाहिए आपको। 4 बार डिस्कस हो चुका है क्लास के अंदर कि हाईली स्किल्ड प्रोफिशिएंट जो लोग हैं वो कौन सी वेव में गए थे। तो कौन सी वेव में गए थे? थर्ड वेव में गए थे, फोर्थ वेव में गए थे, फर्स्ट वेव में गए थे या सेकेंड वेव में गए थे? वेल द करेक्ट आंसर इज थर्ड वेव। कहां पर गए थे? थर्ड वेव। अच्छा मैंने उसका सही आंसर मार्क कर दिया था ना, एक बार चेक कर लो। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, तो कौन से में गए थे? थर्ड वेव में। फोर्थ वेव तो आई नहीं थी, है ना, और फर्स्ट वेव में इंडेंचर्ड लेबरर गए थे। सेकंड वेव में आपके कौन गए थे? सेकंड वेव में आपके वो फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह गए थे, ट्रेडर्स, आर्टिशियंस, ये सब गए थे। थर्ड वेव में हाईली प्रोफिशिएंट पीपल गए थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state receives highest very significant amount from their international migrants? कौन से स्टेट्स जो है इंटरनेशनल माइग्रेंट से सबसे ज्यादा पैसा रिसीव करते हैं? मतलब इन स्टेट्स के लोग सबसे ज्यादा बाहर है और वो बहुत पैसा भेजते हैं। तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। बुक में से दिया हुआ है आपके, और उसमें दे रखा है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में दे रखा है। अब आपने नोटिस किया अदर कॉन्सिक्वेंसेज का क्वेश्चन है, लेकिन उठाया कहां से? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज से है। तो वही है, एग्जामिनर ना ये ध्यान रखना, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं देगा। और ये मैं आपको खुद बता रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि बच्चों ने मुझे यही बताया कि मैम डायरेक्टली क्वेश्चन तो थे ही नहीं, चैप्टर अगर पढ़ रखा है तो चैप्टर के कहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस पैसेज तो नाम के लिए ही था, ठीक है। एक आध क्वेश्चन पैसेज में से पूछ लिया कि वो हाँ भाई सोर्स बेस्ड हो गया, क्योंकि सोर्स बेस्ड का मतलब यही होता है कि आपको उस कंटेंट की, आपको उस टॉपिक की कितनी नॉलेज है वो आपसे जानना चाह रहा है। क्लियर? तो बताइए जरा, कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट से जो है वो पैसा आता है? पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु, या पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु? बहुत ही इजी आंसर है, बिल्कुल भी मुश्किल आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर इज पंजाब, केरला और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर क्या है आपका? पंजाब है, केरला है और तमिलनाडु है। आपको याद है ना, मैंने आपको रेमिटेंस बताई थी, याद है? रेमिटेंस बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था एक तो आपकी इंटरनल होती है और एक आपकी इंटरनेशनल होती है। क्या होती है? इंटरनेशनल होती है। क्लियर? और जो इंटरनल होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, लेस देन एज कंपेयर टू इंटरनेशनल। इंटरनेशनल के अगर आप कंपेयर करोगे तो ये कम होती है, लेकिन फिर भी यूपी, बिहार, इन स्टेट्स के लिए लाइफ ब्लड का काम करती है। क्लियर? तो पंजाब, हरियाणा, पंजाब, केरला और तमिलनाडु से काफी वैसा आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not positive outcome
सॉरी पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम ऑफ माइग्रेशन, इनमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक आउटकम पॉजिटिव नहीं है? तो पहला है रेमिटेंस, रेमिटेंस तो है पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम्स, ठीक है। दूसरा है रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज, नेक्स्ट है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो पहले तो आप ये बताइए मुझे इकोनॉमिक आउटकम्स में आता क्या क्या है, पहले तो आप ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इकोनॉमिक आउटकम्स में क्या क्या आता है? मैंने आपको बताया था ना, इकोनॉमिक आउटकम्स में यही आता है, रेमिटेंस आता है, पैसा आता है। तो वो चाहे बाहर से आए, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोग भेजे, मतलब जो काम करने गए हुए हैं, ठीक है, अपनी फैमिली वालों को भेजे, वो उस पैसे को यूटिलाइज तो करते हैं, ठीक है। तो वो ये तो है ही पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। अपने डेब्ट्स को भी रीपे करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अपने घरों के खर्चे भी चलाते हैं। लेकिन ये तो देखने से ही पता चल रहा है, ये तो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं। ये कौन सा कॉन्सिक्वेंस है आपका? एनवायरमेंटल। और एक बात आपने नोटिस करी है क्या, कि जितने भी आपके माइग्रेशन में के कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं, उनमें चाहे वो इकोनॉमिक हो उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव है, डेमोग्राफिक हो उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव है, सोशल हो उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑलवेज विल बी नेगेटिव। हमेशा ये क्या रहेगा? हमेशा ये नेगेटिव होगा, ऑलवेज विल बी नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता ना। ह्यूमन, ठीक है, माइग्रेट कर रहा है, हमें कलेक्टिव पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, और कलेक्टिव पर्सपेक्टिव बात करता है सोसाइटी को ध्यान में रखकर चलना। क्लियर? यहां तक समझ आ गया आपको? तो आई गेस मुझे ऐसा लगता है आज का चैप्टर की जो रिवीजन है वो आपको बिल्कुल ही बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, किसी और तरीके के क्वेश्चंस भी ऐड ऑन करने हैं वो भी आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो प्लीज स्टे ट्यून, और ज्यादा से ज्यादा बताया भी करो कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, सो दैट कि हम और अच्छे से उसके ऊपर वर्क कर पाए। क्लियर? तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।